हैं जो कि स्पोकन इंग्लिश और किताबें पढ़ने से मुतल्लिक है। अ, इसको हम ये एक बुक है, हम इसको स्पोकन इंग्लिश के लिए यूज़ भी कर रहे हैं। और इसमें आपको किताबों को, स्पोकन इंग्लिश की किताब को किस तरह यूज़ करना चाहिए, किस हद तक इसका गहरा मुताला करना चाहिए, कहाँ इसको इग्नोर करना चाहिए। तो इसमें अभी तक जो हमने पिछली 2-3 वीडियोस देखी हैं उसमें नाउन का मतलब था, वही इम्पोर्टेंट नहीं था। फिर प्रोनाउन और वाहद जमा बनाने और इस तरह की जो बातें थी, ये वाले जो चीज़ें हैं ये इतनी अहमियत की हामिल नहीं हैं। इसमें है फ़िक्रात की किस्में हैं। ये भी कोई इतनी अहम बात नहीं है कि किस फ़िक्रे में हम नहीं का इस्तेमाल करते हैं, कौन सा फ़िक्रा सवालिया होता है, कौन सा फ़िक्रा सवालिया नहीं होता है, किस फ़िक्र में हम हुक्म देते हैं। बल्कि ये ज़्यादा ज़रूरी है, हुक्म देना कैसे है, हुक्म कैसे देना है। और हमारे ज़हन में सवाल आए तो उसको फ़िक्र की शक्ल में किस तरह से हमने डालना है, ये चीज़ें अहमियत की हामिल हैं। ये कहना कि एक सवालिया फ़िक्रा होता है, हमने तो उर्दू में आज तक नहीं पढ़ा। इस्तफ़हामिया भी होता है ठीक है, शायद सवालिया को ही इस्तफ़हामिया कहते हैं। तो एनीवे, तो इसमें इम्पेरेटिव सेंटेंस की बात है। असल में मुख्तलिफ़ किस्म के ये फ़िक्रात हैं तो जिनकी बात हो रही है। तो अब हम ये देखते हैं जी, इम्पेरेटिव फ़िक्रे वो वाले फ़िक्रे जिसमें किसी को कोई हुक्म दिया जाता है और एंड में फुल स्टॉप पाया जाता है। वेल ये जैसे मुस्बत फ़िक्रे, सॉरी। इसमें इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में तो कि वो वाले जिसमें कि हम किसी को कोई काम करने के लाज़मी करार देते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस। आई डोंट नो, ये पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं, हमने पूरे इम्पेरेटिव लिखने के बाद नीचे पॉजिटिव लिख दिया है। आई डोंट नो ये जो है इसकी क्या है। तो अली इज़ कमिंग, ओके। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, ये काम करो, वहाँ जाओ, ये खाओ, ठीक है, वो होते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। पर ये तो सिंपल फिक्रे हैं कि अली इज़ कमिंग, आई लर्न इंग्लिश, ये सिंपल से फिक्रे हैं। इसमें ऊपर पॉजिटिव सेंटेंस लिखा हुआ है और आखिर में फुल स्टॉप डालते हैं। वेल ये कोई अहम बात नहीं है, स्पोकन में तो हम फुल स्टॉप डालते हैं, ठीक है ना। ही वहाँ पे कोई कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर कुछ भी नहीं होता, किसी को पता भी नहीं। नेगेटिव सेंटेंस ये ऐसे फिक्र हैं जिसमें नॉट इस्तेमाल होता है, ठीक है जी। हम तमाम फिक्र जिनमें नॉट आता है वो नेगेटिव हैं। अच्छा जी, चलो मान लिया, ये भी एक बात हो गई। इसके भी एंड में फुल स्टॉप आता है, हाथ हो गई है। हल इज नॉट कमिंग, आई डोंट लर्न इंग्लिश। चलो आगे हैं वैसे तो हम अब तक इस इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़ते थे, लेकिन आज क्योंकि फैशन का ज़माना है, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं इसे। तो इंग्लिश मीडियम में तो इसको इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं और उर्दू मीडियम स्कूल में इसको इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। कि इंटरोगेटिव, इंटरोगेट, इंटरोगेशन, तो इसमें इंट्रिगेट ऐसे तो कुछ नहीं होता, तो इसलिए से इंट्रिगेटिव दिल करता है तो मान ले, पर लोग पीछे ऐसे बोलते हैं। डजंट मेक मच डिफरेंस, इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है। तो सवालिया फ़िक्रे होते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में। इंटरोगेशन की जाती है, इंटरोगेशन तो पूछताछ होती है, लेकिन यहाँ पे मतलब ये है किसी को सवाल करना, ठीक है। तो हमारे ज़हन में कोई बात किससे पूछनी हो, किसी से मतलब पूछनी हो, उसी के मतलब पूछनी हो, तो ऐसे सेंटेंस जो इंटरोगेटिव सेंटेंस, बाहर कुछ भी सवालिया फ़िक्रे इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं या इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। तो इज सली कमिंग, आर दे हैप्पी, इसमें ये देखिए सारे सेंटेंस जो आप पढ़ रहे हैं इसमें इज इम्पोर्टेंट है और आर इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, बाकी वर्ड इम्पोर्टेंट नहीं है। अच्छा जी, इम्पेरेटिव सेंटेंस, इसमें अभी मैं आपको बता गया था कि कोई काम, किस काम का हुक्म वगैरह देना वो होते हैं, ठीक है। इम्पेरेटिव सेंटेंस ही, मेरा इंतज़ार करो, उसे कुछ ना खो, इधर आओ उधर जाओ, ये वाले सेंटेंस जो हैं ये इम्पेरेटिव सेंटेंस। मनफी होते हैं, ना आओ ना जाओ ना खाओ ना पियो, आई थिंक इस तरह के, कभी ये ना करना वगैरह वगैरह। तो ऊपर जो है डोंट quarrel विथ योर सिस्टर, ये एक सेंटेंस है, आगे एक मेरे में कटा हुआ है, नाराज ना हो, डोंट बी एंग्री प्लीज, ओके। उसके बाद है जी नेवर एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम अदर्स। नेवर एक्सपेक्ट, ये इम्पेरेटिव है।
ठीक है जी। नेवर लाई टू योर पेरेंट्स, never argue with your friends over politics, never argue with your friends over politics। ओके, ये हो गया। आगे ये है, प्रॉपर पिक्चर नहीं है, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी गई हुई थी। ऑब्जेक्ट क्या होता है और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में बताया है। ये याद फिर एक रिमाइंड करवा देता हूँ कि हम इंग्लिश बोलते वक्त सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रखते। कोई मिसाल मैं लिख रहा हूँ, ये काम है, आई जो है ये सब्जेक्ट है, काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। और क्या कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, खत लिख रहा हूँ, खत ऑब्जेक्ट हो गया। मैं खा रहा हूँ, क्या खा रहा हूँ, वो जो ऑब्जेक्ट होगा, मैंगो खा रहा हूँ, ठीक है, या सेब खा रहा हूँ, ये ऑब्जेक्ट हो रहा है, ठीक है जी। जिस पर कोई काम होता है वो ऑब्जेक्ट हो। चलो जी, मान लीजिए ये भी एक बात है। तो ये इल्म सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट स्पोकन लैंग्वेज में इसका कोई अमल दखल नहीं है, हमने कभी इसको देखा नहीं। सब्जेक्ट हम वही वाला सही है जो हम स्कूल में पढ़ते हैं, ये इंग्लिश सब्जेक्ट है, उर्दू सब्जेक्ट है, ये वाली सब्जेक्ट्स है, इसकी याद रखें। बाकी ये वाला सब्जेक्ट काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं, ये एक बेफजूल सी बात है। वर्ब, जितने भी हम काम करते हैं उनको वर्ब कहते हैं, ठीक है। तो जितने भी हम काम करते हैं उनको सार करने वाले अल्फाज इंपॉर्टेंट हैं, और ये कि वो वर्ब होते हैं ये कोई ख़ास बात नहीं है, ये इम्पोर्टेंट बात नहीं है। अब वर्ब होते हैं, इसकी किस्में हैं। क्या हैं, दो किस्में थी। एक था ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। तो ट्रांजिटिव वर्ब ऐसे होते हैं जिनके बाद कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है, और इनट्रांजिटिव ऐसे होते हैं जिनके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता। मैं स्कूल जाता हूँ, आप जाना के बाद हैं, कोई ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा, तो समथिंग लाइक दैट, फजूल है ये भी। ये सारा जो तीन चार लिखे हैं, आना जाना, ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है। वर्ब, वर्ब्स, अगेन की तीन तीन हालतें होंगी, चार चार हालतें होंगी, वर्ब की फॉर्म में होती हैं। पहली फॉर्म, दूसरी फॉर्म, तीसरी फॉर्म और एक फॉर्म, ये इंपॉर्टेंट बात है, आप इसको ज़हन में रखिए। बाकी ये वर्ब होता है, वर्ब 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 होता है, ये लफ्ज़ वर्ब है तो ये लफ्ज़ वर्ब नहीं है, ये फजूल है, इसको कोई स्पोकन इंग्लिश से इसका कोई तलक नहीं, दूर दूर का कोई वास्ता नहीं। हाँ, अब ये जो है पहली फॉर्म में है, जितने भी काम होते हैं, आना जाना, उठना बैठना, दौड़ना, खाना, लिखना, पढ़ना। अब इसके हम एक और वर्ड इंग लगा देते हैं एंड में, तो हमारे पास एक और ये वर्ब बन जाता है। मैं इसको इंग फॉर्म कहता हूँ, ठीक है। बस गो से गोइंग, प्ले से प्लेइंग, फ्ली से फ्लीइंग, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। तो एंड में इंग लगा दें तो ये एक नया वर्ड बन जाता है। और ये वाली दो फार्मूले हैं, ये इंग्लिश में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, दूसरी फार्म तो बहुत कम इस्तेमाल होती है। इंग फार्म और पहली फार्म इंग्लिश में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। तो इसका सही इस्तेमाल, पहली फार्म कहाँ लिखनी है और इंग फार्म कहाँ लिखनी है, ये आपको सारी ग्रामर के दौरान मेरा नहीं ख्याल बताएगा कि आपने पहली फार्म इस तरह से इसका इस्तेमाल होता है और इंग फार्म का इस तरह से इस्तेमाल होता है। आपको अगर इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दरकार होंगी, दरकार तो होंगी, अब ये डिपेंड करता है आप लेते हैं या नहीं लेते हैं। तो क्योंकि इनके बगैर आपको कभी भी कॉन्फिडेंस, एतमाद हासिल नहीं होगा। होता नहीं है, किसी को भी नहीं होता, मुझे भी नहीं हुआ था, ठीक है। तो एक ये गॉड गिफ्टेड चीज़ है। आपको इस बारे में कोई मालूमात चाहिए हो तो मेरा नंबर है 0301460416 और मेरा नाम अब्दुल वहीद है। तो आप मुझे कॉल तो ना करें, व्हाट्सएप कर लें, ठीक है, मैसेज भेज दें, कुछ जो भी क्वेश्चन है लिख के तस्वीर बनाएं और उसको मुझे व्हाट्सएप कर दें, मैं उसको देख लूँगा। और कोई ऐसी कोई मुश्किल सा कोई क्या क्या कोई कोई बना के कोई टास्क बना के ना दे दीजिएगा, जो किसी से नहीं होता वो मुझे दे दें, आपके सर इसको हल करेगा, बहुत बड़े टीचर। तो ऐसी चीज़ें जो हैं वो नहीं होती हैं भाई। अगर हमारे को 10,000 में से 200-400 बातें अगर ऐसी नहीं आती, ट्रिक नहीं आते, तो इससे ये नहीं, इसका मतलब ये नहीं होता कि किसी को कुछ नहीं आता। मिसाल के तौर पर एक दफ़ा मुझे किसी ने कहा दिया, आप बेर की इंग्लिश बताएं, ठीक है, नहीं, तरकोने की इंग्लिश बताएं। अब तरकोने की उर्दू लोगों को नहीं आती, तो मुझसे अंग्रेज़ी पूछ रहे, ठीक है। इंग्लैंड में पता नहीं तरक्की होती हैं नहीं होती, तरकोने होते हैं नहीं होते। इस तरह से हम मोटरसाइकिल के बहुत से पुर्जे हैं,
मैकेनिक जो हैं मेरे से ज़्यादा बेहतर उनके नाम बता सकते हैं, छोटे छोटे मैकेनिक भी वो नाम बता देते हैं। ये पता नहीं क्या क्या अजीब अजीब नाम होते हैं, उनको पता होता है। तो ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ से रिलेटेड वोकेबलरी हमारे, अगर तो हो सकता मैं बागबानी कर रहा होता, मेरी नर्सरी होती, तो मुझे पौधों की वैरायटी अब ये तरह के हैं, इनकी भी किस्में हैं। किसान है उसको गंदम है, हमें तो सीधी सीधी बात पता है गंदम है। अब वो चावल है, मकई है, आगे उनकी आगे किस्में वो हमें नहीं पता। इस तरह डॉग्स हैं, कैट्स हैं, जो इनसे रिलेटेड पीपल हैं, जो बाइंग सेलिंग करते हैं, जो इनको पालते हैं, इसमें इंटरेस्ट रखते हैं, वो जानते हैं भाई ये शेफर्ड है, ये क्या कहेंगे, और पता नहीं क्या क्या नाम है, ठीक है, पिटबुल है, ठीक है। अब इस तरह के जो नाम हैं वो बहुत से लोगों को नहीं आते, मुझे भी नहीं आते। तो जो शौक रखने वाले हैं या जिन जो जानवर के हॉस्पिटल में जो काम करते हैं, उनको ऐसी बातों का पता होता है। हर बंदे को हर चीज़ नहीं आती होती। हमारा एक लिमिटेड नॉलेज है, अल्लाह जितना चाहता है हमें देता है। हम गूगल नहीं है, ज़्यादा हो तो गूगल कर लें, ठीक है, वो आपको बता देंगे। एनीवे हम इंग्लिश के वो चीज़ें जो आपको इंग्लिश नहीं बोलने देती, उनको हम डिस्कस कर सकते हैं। उसमें मुझे महारत है, अल्लाह ताला ने मुझे काफ़ी स्किल दे रखी है। तो हम, अगर आप रिसर्चर हैं, टीचर हैं, या इंग्लिश सीख रहे हैं, तो आप मेरे से इस मामले पे बातचीत कर सकते हैं, कोई बात नहीं। और हाफ एन आवर की क्लास भी हो सकती है जिसमें टेंसेस और ग्रामर को बड़े अच्छे तरीके से सम अप किया जाता है। someday you can reserve your time with me। अच्छा जी, इसके बाद है ये हम ये सी से सिंक बना लिया, चलो ये भी हो गया, आसान काम है। लेकिन ये बताना ज़रूरी है कि ये सी और सींग ये इंग्लिश में इस तरह की पहली फॉर्म और इंक फॉर्म बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। तीसरी फॉर्म भी इस्तेमाल होती है, दूसरी तो बहुत कम इस्तेमाल होती है, वो सिर्फ गुजरे वक़्त को बताने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। और अगर वो आपको दूसरी फॉर्म नहीं आती तो आप वैसे तो ईडी ईडी लगा के हो जाती हैं ज़्यादा। तो अगर जैसे सी की दूसरी फॉर्म सौ होती है, आपको नहीं आती तो डेढ़ सी कर दें, तो दैट इज इक्वल टू 100। ऑलराइट, तो इसमें कुछ भी नहीं भाई, सिर्फ जो है इंक इंक लगा दिया गया है, और कुछ बताई गई है भाई। जैसे लाई लाई है, इसको वाई करके इंक लगा दें, और डाई है तो इसको जो है वाई करके इंक लगा दें, ऐसे ही कुछ लिखा है, लेकिन बोलने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लाई से लाइंग, डाई से डाइंग, टाई से टाइंग, बस ऐसे लव से लविंग के तो ईडी लगाई हुई तीसरी फॉर्म बनाई गई है। दूसरी तीसरी बात करते ऐसे बन जाती है ईडी लगा के, दूसरी भी बन जाती है, तीसरी बन जाती है, बहुत ज़्यादा तो वैसे ही बनती है। तो वर्ड जो है मैं आपको शुरू से भी कर देता हूँ। सी सींग, फ्ली फ्लिंग, पी पींग, ये कहना तो नहीं चाहिए तो, अच्छा जी, उसको लाई लाइंग, डाई डाइंग, टाई टाइंग, लव लव, ये तीसरी फॉर्म कैसे बनाई, ये दूसरी तीसरी है, लव लव्ड लव्ड, like, liked, liked, believed, 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 refused, 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 ed ed लगा दे, दूसरी तीसरी बन जाती। आगे यहाँ पे है try, tried, tried, दूसरी तीसरी उसने ऊपर मेंशन किया, सेम ही है। bury, buried, buried, marry, married, married, reply, replied, replied। और आगे चलते हैं जी, इसमें add, added, added, ed लगा दें, admire, admired, admired, admit, admit, admitted, admit, admitted, admitted, और डबल टी कर देते हैं, एडमिटेड, एडवाइस, एडवाइज्ड, एडवाइज्ड, अफेक्टेड, अफेक्टेड, अफोर्ड, 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 अफोर्डेड, अफोर्डेड, आई थिंक अफोर्ड, अफोर्ड, could not afford, will not afford, I have afforded, ठीक है, afford, afforded, afforded, agitate, agitated, agitated, agree, agreed, agreed, alert, alerted, alerted, allow, allowed, allowed, amused, 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 analyze, analyzed, analyzed, इसको एनालिसिस, आई डोंट नो हम इसको एनालिस कहेंगे या नहीं, बट इसको जो तजिया जो होता है उसको एनालिसिस कहते हैं। ये भी एक वर्ड, मैं तो एनालिसिस कहता था, तो एनालिसिस के पे लिखा था। चलें,
तो इसको ये तो एनालाइज ही, आई थिंक इट इज नॉट एनालिसिस, ये वैसे तो नहीं बनता। Analyze, okay, announced, analyzed, okay, annoyed, answered। इसको अमेरिकन में आंसर भी कहते हैं, answered। तो शायद ब्रिटिश इंग्लिश में आंसर कहेंगे, अभी तक तो हमने आंसर ही पढ़ा हुआ है पाकिस्तान इंग्लिश में। सो apologized। अच्छा जी, ये इसके बाद ये आ जाए तो ये जी की साउंड बन जाती है अक्सर, इससे पहले अगर आई वगैरह आ जाए तो मेरे ख्याल में वैसे अगर आई के बाद एस और ई आ जाए तो ये जे की साउंड बन जाती है अपोलोजाइज। अपील, एंड में आर अक्सर साकन हो जाता है। अपलॉड। हो सकता है इसको अपलोड कहते हैं, अपलोड बन जाता है तो। applied, appreciated, approached। अच्छा, जानबूझ के भी हमारे जो इंग्लिश मीडियम के स्कूलों के बच्चे हैं या टीचर हैं, उनका जो एनवायरनमेंट है, वो जानबूझ के भी इनके जो बात अल्फाज को पढ़ने बोलने का जो लबल लहजा है, वो ऐसे गोल मोल जानबूझ के भी कर देते हैं, किसी को समझ ही ना आए। अच्छा जी, बैंड, बैटल, ये ज़्यादातर ऐसे बनते हैं। behaved, believed। और क्या भाई, belonged, benefited, blamed, boasted, boiled, borrowed, bothered। असल में इंग्लिश यहीं से शुरू होती है। हाँ, ग्रामर में इंग्लिश का ये जो वर्ब है, वर्ब फॉर्म में है, इनका सही इस्तेमाल ही ग्रामर है। ये ग्रामर की डेफिनेशन है, वर्ब फॉर्म का सही इस्तेमाल हर मुमकिन। ग्रामर क्या है, ज़्यादातर वर्ब फॉर्म के सही इस्तेमाल को ग्रामर कहते हैं। ये मेरी अपनी बनाई हुई डेफिनेशन है। ग्रामर इज मेनली द प्रॉपर यूज ऑफ वर्ब फॉर्म। मैं जब तक मुझे ये याद है, मुझे ग्रामर कुछ नहीं कहेगा। आप भी ये याद कर लें। बड़ा अच्छा सेंटेंस है। ओके, ग्रामर इज मेनली द प्रॉपर यूज ऑफ वर्ब फॉर्म्स। अगर आपने वर्ब फॉर्म की गलती कर दी, बहुत बड़ी गलती की। बाकी स्पेलिंग की मिस्टेक हो गई, कॉमा नहीं लगाया, फुल स्टॉप नहीं लगाया, उसको हम ओवरलुक करते बर्दाश्त कर जाते हैं, ये नहीं करते। बाउड या बोर्ड। ब्रीद। ये ब्रीद से जो सांस लेना ब्रीद होता है, और खाली सांस को ब्रेथ कहते हैं। अब ये लिखा तो ब्राइज है, ब्रूस पढ़ेंगे इसको शायद, ब्रूस्ड, या मे बी ब्राइस्ड। ब्रूज ही पढ़ते हैं इसको। ब्रश्ड, बरीड। कैलकुलेटेड। खाल। बहुत सारे सही पढ़ूंगा, इक्का दुक्का गलती भी हो सकता है भाई। जहाँ आपको लगे कि ये बहुत ही मैंने गलती कर दी, मुझे बता दें। केयर सारे करते हैं, मैं नहीं, मेरे से दो चार गलतियाँ हो जाए तो कोई बात नहीं, ओवरलुक। ज़्यादातर मैं ठीक ही पढ़ूंगा। कैरीड, कास्ट। कंप्लेंट। कंप्लीटेड। वर्ब का इस्तेमाल गलत नहीं करूंगा, अगर वहाँ करें तो फिर मुझे ज़रूर डांटे कि ये वर्ब का इस्तेमाल गलत कर दिया, वो नहीं करूंगा। बाकी ये गलत पढ़ दिया, ये मामूली बातें होता रहता है। कंसंट्रेटेड, कंसर्न, कैलकुलेट है। concluded, condemned, cleared, confessed, confused, connected, considered, consisted, contained। कितनी है, 104 हो गई। continued, मेरा ख्याल में आज की वीडियो इसी पे मुकम्मल हो जानी है। contributed, controlled, copied, corrected। ये दूसरी तीसरे फॉर्म में सेम है। अब मैं आपको बताऊंगा इस जब हम अगले लेसन में जाएंगे कि हमें कैसे पता चलता है कि ये दूसरी फॉर्म है। अब ये दूसरी भी सेम है, तीसरी भी सेम है। आई प्लेड, यहाँ ये प्लेड दूसरी फॉर्म है। आई हैव प्लेड, यहाँ पे प्लेड तीसरी फॉर्म है। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पता चला ये दूसरी है या तीसरी है।
ठीक है। तो इसका एक रूल है, थोड़ी सी तजस्सुस के बाद 5 मिनट बाद बता दूंगा, ठीक है। नहीं तो मेरे ख्याल में बताऊंगा आगे जाके। कफ कफ्ट कफ्ट, ज़रा सोचें आप भी, कैसे पता चलता है ये दूसरी है या तीसरी है। कफ कफ्ट कफ्ट, काउंट काउंटेड काउंटेड, कवर कवर्ड कवर्ड, और क्या है भाई, आगे है डिपोज डिपोस्ट डिपोस्ट। ये ऊपर लिखा हुआ नहीं है, मैंने एंड वाली से अंदाज़ा लगा लिया यहाँ से। डिटेक्ट डिटेक्टेड डिटेक्टेड, डिटरमिन डिटरमिन डिटरमिन्ड, डिटेस्ट डिटेस्टेड डिटेस्टेड, डाई डाई डाइड, disagree disagreed disagreed, disappear disappeared disappeared, disapprove disapproved disapproved, discuss discussed discussed, dislike disliked disliked, dispatch dispatched dispatched, distinguish distinguished distinguished, dismiss dismissed dismissed। और भाई है disturb disturbed disturbed, divide divided divided, doubt doubted doubted, drag dragged dragged, drip dripped dripped, drop dropped dropped। और भाई आगे हैं examine examined examined, और है exchange exchanged exchanged, excuse excused excused, excite excited excited, exercise exercised exercised, exist existed existed। और भाई है expand expanded expanded, expect expected expected, dispel sorry expel expelled expelled, explain explained explained, explode 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 exploded exploded, express expressed expressed, extend extended extended, face faced faced, fade faded faded। वाओ ये तो नज़र नहीं आ रही भाई, जो समझ आ रही है वो मैं कर देता हूँ। ऊपर क्या है, हाँ ग्रीट ग्रीटेड ग्रीटेड, आगे क्या था, क्या होना, चमकना, ग्लो ग्लोड ग्लोड होगा, ठीक है। उससे ऊपर पता नहीं क्या है भाई, चलो ग्रिप ग्रिप्ड ग्रिप्ड, ये सकन, गारंटी किसी का, पता नहीं, मेरा गारंटी लग रहा है मुझे तो, गारंटी गारंटीड गारंटीड, गार्ड 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 गार्डेड गार्डेड, और क्या था भाई, गेस गेस्ट गेस्ट, ज़्यादा लगाना, गाइड गाइडेड गाइडेड, और है हैपन हैपन हैपन्ड, GH, और है ये क्या भाई, हरासा करना, हैरस हैरस्ड हैरस्ड, लिखा हरास होता है, हैरस पढ़ते हैं, मुझे किसी बच्चे ने ठीक है मेरी ये प्रोनाउंसिएशन ठीक किया था, हरास, लिखा तो हरास ही होता है, लेकिन इसको हैरस हैरस्ड हैरस्ड, हैरासमेंट हैरासमेंट, हरासमेंट लिखा होता है, हैरासमेंट पढ़ते हैं। चलो जी, हार्म्ड हार्म्ड, हेटेड हेटेड, और क्या है, हेडेड हेडेड, और है हील हील्ड हील्ड, हील्ड हील्ड हील्ड, गर्म करना, हीटेड हीटेड, मदद करना, हेल्प हेल्प हेल्प, और भाई क्या है, हायर्ड हायर्ड, आगे भाई ये नहीं पढ़े जा रहे। लो जी ये वाले क्लियर हैं, इंटरप्टेड इंटरप्टेड, आई जे के, इंट्रोड्यूस इंट्रोड्यूस्ड इंट्रोड्यूस्ड, यार मेरे ख्याल में वो साथ वाले भी दे दिए हैं, अब पता नहीं पढ़ने की नहीं। अच्छा जी चलो, उनकी उर्दू ही नहीं लिखी हुई तो मैं क्या पढ़ूँ भाई उनको। आगे इन्वेंट इन्वेंटेड इन्वेंटेड, इन्वेस्ट इन्वेस्टेड इन्वेस्टेड, इनवाइट इनवाइटेड इनवाइटेड, इन्वॉल्व इन्वॉल्व इन्वॉल्व्ड, irritate irritated irritated, jail jailed jailed, join joined joined, joke joked joked, judge judged judged, jump jumped jumped, kick kicked kicked, kill killed killed, kiss kissed kissed। लो जी, अब ये सारे मिट्टी में पता नहीं कौन सा खाता लिखा हुआ है, डिफिकल्ट टू रीड, हाथ हिल गया मेरे ख्याल में। offend offended offended, operate operated operated, oppose opposed opposed, और है भाई उसके order ordered ordered, organize organized organized, o owed owned, on owned owned, on owned owned,
past, 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 pasted, pasted, past, 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 peed, 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 peeled, 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 peeped, 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 perform, performed, performed, permit, permitted, permitted, phone, phone, phoned, pick, picked, picked, pinch, pinched, pinched। वो कितने हैं? 1000 के करीब ही लग रहे हैं। अच्छा जी। 49, ये कहाँ तक पढ़े थे? 28। और साथ भी वो भी पढ़ने हैं, लेकिन मैं नहीं छोड़ी जा रहा हूँ भाई, आप पढ़ लें इनको रोक रोक के। हाँ, वीडियो रोक के बाकी भी पढ़ लीजिएगा, मैं तो पढ़ी जा रहा हूँ इधर वाले। prick, pricked, pricked, print, printed, printed, produce, produced, produced, और promise, promised, promised, protest, protest। अच्छा, ये हम इंग्लिश नहीं सीख रहे, ये बात बता दूं। ये तो बोरिंग काम है, आप भी कर सकते हैं। और ये जहाँ पेज को स्टॉप करके आप इसको सारे को पढ़ लें। बोरिंग है, ठीक है। ईडी ईडी लगा, पता नहीं कितने सारे पढ़ने के लगा दिए। ये कोशिश करें कि हम भाग जाएं, अंग्रेजी को सीखना छोड़ दें। और ईडी ईडी लगा के ज़्यादातर यहाँ पे देखें, ज़्यादातर जो हैं ईडी ईडी लगा के दूसरी तीसरी फॉर्म बन गई है। अगर आपको कोई ऐसे हैं जिनकी दूसरी तीसरी फॉर्म नहीं आती, ईडी ईडी लगा के आप भी काम चला सकते हैं। ये बड़ा अच्छा है। 400 500 दी हुई हैं, वो 507 800 900 लो, सारी वीडियो तो इसी काम में लग जानी है। हम कोई और यहाँ आगे सीखने सिखाने वाला इसमें कुछ नहीं है। ये तो बंदे को इंग्लिश सीखने से भगाने वाली बात है। चलें आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अभी यहाँ पे कुछ आ गया। अब यहाँ पे इन्होंने करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये इस तरह की बात करनी है। बट आपने इस चक्कर में ये ऊपर फार्मूला लिखा हुआ है, इसको बिल्कुल मुकम्मल तौर पे इसको नज़रअंदाज कर दें, लाइन लगाएं इसके ऊपर, कोई फ़ायदा नहीं है सिरे सही। ठीक है, तो सब्जेक्ट है, वर्ब है, एस ई एस लगाना है, भूल जाए सारी बातें। इंग्लिश पढ़ने चलो, ठीक है। ही स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली। एस ई एस अगर एक हो तो एस ई एस लगाते हैं जब पहली फॉर्म आती है, नहीं तो एस ई एस नहीं लगाते, सी की साउंड नहीं लगाते। जैसे स्पीक्स है, स्पीक्स है, ये पहली फॉर्म है, स्पीक भी पहली फॉर्म है, स्पीक्स भी पहली फॉर्म है। जब डायरेक्ट पहली फॉर्म आती है तो बस ही के फौरन बाद पहली फॉर्म। तो फिर अगर ए सिंगुलर हो तो ऐसा लगा देते हैं, आई यू नहीं होना चाहिए सिंगुलर, ठीक है। आई स्पीक होगा लेकिन ही स्पीक्स होगा। तो ही स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली, Ali knows me, she makes false promises to you, she makes। यहाँ तक प्रॉब्लम थी भाई, जब तक वर्ब यूज नहीं होता तब तक फिक्र में प्रॉब्लम रहती है। वर्ब का मतलब है जब तक पहली फॉर्म, दूसरी फॉर्म, तीसरी फॉर्म, तीन फॉर्म, जब तक जहाँ ये फॉर्म यूज नहीं हो जाती तब तक भाई इंग्लिश में आपके फिक्र में प्रॉब्लम रहती है, हो सकती है। तो ही स्पीक्स इंग्लिश, अभी मैं ऊपर पढ़ रहा था स्पीक स्पोक, स्पोक करने से ऐसे कभी और भी शायद आते, तो वो कोई ख़ास बात नहीं है। स्पीक से हम स्पीकिंग बना लेते हैं, ये दो तो याद रखें। तो बाकी स्पोक तो बहुत कम इस्तेमाल होता है, स्पोकन भी बहुत कम इस्तेमाल होता है। तो जब उसकी बारी आएगी देखेंगे। अच्छा जी। ही हैज़, he speaks English, Ali knows English, Ali knows me, she makes false promises to you, she remains silent, it rains here, Abdullah dreams of getting rich overnight, Abdullah dreams of getting rich overnight। एक ही रात में अमीर होना चाहता है। अच्छा, इसमें ये देखें, एक बात जो बताई गई है वो ये है कि पहली फॉर्म डायरेक्ट आई यू ही शी असलम इस तरह के अल्फाज के साथ डायरेक्ट पहली फॉर्म आ जाती है, ठीक है। वैसे तो एक हेल्पिंग वर्ब, ये इनको याद रखें, इनके ग्रुप ऑफ हेल्पिंग वर्ब जो हम होते हैं, यानी ऐसे अल्फाज हैं जो हमारी मदद करते हैं कि हम पहली फॉर्म लगाएं, दूसरी लगाएं, तीसरी लगाएं, इंक फॉर्म लगाएं। ऐसे अल्फाज को आप ज़हन में रखें। और ये ज़्यादा नहीं है, ये मेरे पास जो है जिनको मैं यूज़ करता हूँ वो तो है 24। इनके 3 ग्रुप हैं, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, टू, डू, डज, डिड। ये ग्रुप हमें बताता है पहली फॉर्म याद यूज़ करें। जब आपने विल लिख लिया पहली फॉर्म लिखें, वुड लिख लिया पहली फॉर्म यूज़ करें, ठीक है जी। और आगे जाके इनकी हम बात करेंगे। तो ऊपर मैं एक बात छोड़ गया था, क्या थी वो?
हाँ, दूसरी फॉर्म कैसे पता चलता है, तीसरी फॉर्म कैसे पता चलता है। जो दूसरी फॉर्म होती है उससे पहले कोई भी नॉट वर्ड नहीं होता। नॉट वर्ड से मुराद ये है ऐसे अल्फाज जिनके साथ हम नॉट यूज़ करते हैं, या यूँ समझें सेकंड फॉर्म नो हेल्पिंग वर्ब। जो नॉट वर्ड होते हैं ऐसे अल्फाज जिनके साथ हम नॉट लगाते हैं, वो हेल्पिंग वर्ब होते हैं और इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो मसलन ही इज़ नॉट, इसमें इज़ जो है ये हेल्पिंग वर्ब है और ये इम्पोर्टेंट वर्ड है। और ही वॉज गोइंग टू स्कूल, इसमें ही वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल, इसमें वॉज जो है वो इम्पोर्टेंट वर्ड है। तो हो सकता है कहीं नॉट ना भी लगा हो, लेकिन ये वो वॉज ऐसा लफ्ज़ है जिसके साथ हम नॉट इस्तेमाल करते हैं, जिसके साथ नॉट फिट होता है। तो ऐसे अल्फाज जिनके साथ नॉट फिट होता है वो लफ्ज़ इम्पोर्टेंट हैं, और वो 24 ही हैं। 24 में 21 लगा लें, बाकी 2-3 तो वैसे ही हैं। 20 ही होंगे, 20 के करीब। लेकिन हम इनका ग्रुप बनाए हुए हैं, वो हमें गाइड करते हैं कि आप पहली फॉर्म लगाएं, दूसरी लगाएं, लगाएं कि ना लगाएं। अच्छा जी। तो पहली फॉर्म हेल्पिंग वर्ब के साथ भी आ जाती है, हेल्पिंग वर्ब के बगैर भी आ जाती है, ठीक है। लेकिन सेकंड फॉर्म हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बगैर आएगी। हेल्पिंग वर्ब आ गया, सेकंड फॉर्म नहीं आएगी। तो यहाँ से हमें पता चल जाता है, अगर हेल्पिंग वर्ब ना हो, दूसरी फॉर्म ईडी वाली फॉर्म लिखी हो तो वो सेकंड है। हेल्पिंग वर्ब हो और ईडी वाली फॉर्म लिखी हो तो वो समझ जाए वो तीसरी है। मसलन ही प्लेड, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, डायरेक्ट आई हुई है। तो यानी ईडी वाली फॉर्म डायरेक्ट आई हुई है, ही प्लेड। यहाँ पे प्लेड दूसरी फॉर्म है, ही हैज़ प्लेड। यहाँ पे प्लेड डायरेक्ट नहीं इस्तेमाल हुआ, दरमियान में हैज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है तीसरी फॉर्म जो है, ये तीसरी फॉर्म है, क्योंकि तीसरी फॉर्म से पहले एक हेल्पिंग वर्ब, एक ऐसा लफ्ज़ जिसके साथ नॉट लगता है, वो ज़रूर आता है, ठीक है जी। तो इस तरह से हमें दूसरी और तीसरी फॉर्म का पता चल जाता है। हेल्पिंग है नहीं, और ईडी वाली फॉर्म के दरमियान अगर नॉट वर्ड आ जाए तो ये तीसरी, नॉट वर्ड नहीं है तो दूसरी, ये है। और सेकंड फॉर्म कम इस्तेमाल होती है, और ये सिर्फ क्या कहेंगे उसको, हाँ की सूरत में इस्तेमाल होती है, यस की सूरत में इस्तेमाल होती है। अगर नहीं आपने कहा, क्योंकि नॉट तो हेल्पिंग वर्ब के बगैर नहीं आता, तो अगर आपने नॉट लिखना है, एक हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। जब हेल्पिंग वर्ब आ गया फिर सेकंड फॉर्म इस्तेमाल नहीं हो सकती। इसी तरह से सवालिया फिक्रा जो होता है उसमें भी कम अज़ कम एक ऐसा हेल्पिंग वर्ब या नॉट वर्ड होता है। अ, अगर आ गया, क्योंकि वो आता है इसलिए सेकंड फॉर्म नहीं इस्तेमाल हो सकती, सवालिया फिक्रे में सेकंड फॉर्म नहीं आती, और नॉट वाले फिक्रे में सेकंड फॉर्म नहीं आती। ये जब भी आएगी डायरेक्ट ही आएगी। तो यहाँ से हमें पता चल जाता है, डायरेक्ट हो तो सेकंड, नॉन डायरेक्ट हो तो फिर तीसरी फॉर्म होती है, दरमियान में अगर हेल्पिंग वर्ब आ जाए। अब ये भी एक लेसन होता है ग्रामर का, यहाँ पे नहीं पढ़ाया जाएगा। अब जबकि अगर मैं वो पढ़ाना शुरू कर दूँ तो ये रह जाता है। आपने अगर उसके बारे में मेरे से इंफॉर्मेशन लेनी हो कि पहली फॉर्म कहाँ और कब यूज़ करते हैं, सेकंड फॉर्म कहाँ और कब यूज़ करते हैं, थर्ड फॉर्म कहाँ और कब यूज़ करते हैं, और किंग फॉर्म कहाँ और कब यूज़ करते हैं, ये चीज़ अगर आपने सीखनी हो तो आप मुझे व्हाट्सएप करें, मैसेज करें। तो मैं आपके लिए टाइम एडजस्ट करूँगा। आई विल फिक्स a trial class, introductory class, not trial class, introductory class. I will arrange for you, and करना तो आपने है ही बेटा, इंग्लिश सीखनी है तो ये आपको सीखना पड़ेगा। पहली फॉर्म कहाँ लगानी है, दूसरी कहाँ लगानी है, तीसरी कहाँ लगानी है, और इसी को ही ग्रामर कहते हैं। और यही सारी ग्रामर की बुक में यही चीज़ नहीं सिखाई जाती। आगे चलता हूँ जी। अब मैं जो लिखा हुआ है उसके मुताबिक चल रहा हूँ किताब में। मैंने ये बताना था, आप पूछ रहे शुरू, चूँकि मैंने ऐसे किया था, किताबें पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए, किस हद तक पढ़नी चाहिए। अब ये किताब ये बता ही नहीं रही कि हमने पहली फॉर्म कहाँ कहाँ यूज़ करनी है, ठीक है, कैसे इसका इस्तेमाल करना है, दूसरी फॉर्म का कैसे इस्तेमाल करना है, इंग फॉर्म का कहाँ इस्तेमाल करना है, और थर्ड फॉर्म का वगैरह का कहाँ इस्तेमाल। ये चीज़ें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और यही बात भी है इसमें नहीं बताई जाती। इसी तरह जो कोई सेंटेंस है, कोई फिक्रा है, ये कैसे हमें पता चलता है ये प्रेजेंट का है या पास्ट का है या फ्यूचर का है, ये बात आपको नहीं बताई जाएगी। इसका मतलब आपको टेंसेस भी नहीं सिखाए जाएंगे, आपको ग्रामर भी नहीं सिखाई जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे अव्वल से आखिर, नाउन से लेकर
पता नहीं कहाँ तक सारी इंफॉर्मेशन बाकी दे दी जाएंगी, और ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, ये ही नहीं बताई जाएंगी। देखते हैं, शायद वो बता ही दें, हमारा कोई ऐसा सिलसिला हो, लेकिन वो मुझे पता है आगे जाएगा, इंडेफिनिट कंटिन्यूस परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस, इसी तरफ जाएगा वो। तो उसमें ये चार डिफरेंट प्रेजेंट से रिलेटेड चार डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंस बताएगा। ये नहीं बताएगा कि 10 होते हैं, ठीक है। लेकिन जो मैं उनको बेसिक सेंटेंस कहता हूँ, बेसिक सेंटेंस या डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंस रिलेटिंग टू प्रेजेंट और 10 हैं। 5 उनमें एक्टिव वॉइस हैं, 5 पैसिव वॉइस हैं। और इसी तरह से 10 ही पास्ट के हैं, 5 उनमें एक्टिव वॉइस हैं, 5 पैसिव वॉइस हैं। फ्यूचर के 9 हैं, उनमें 5 एक्टिव वॉइस हैं, 4 पैसिव वॉइस हैं। मैंने कोशिश की थी इसके भी 10 ही हो जाते, पर नहीं हुए, ठीक है। तो 29 डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस जो हम लिखेंगे एक ही वर्ब को यूज़ करते हुए, एक ही वर्ब को यूज़ करते हुए जो हम लिखेंगे, उससे हम जो हैं, मसला राइट को हम प्रेजेंट में 10 डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल करते हैं, और उनका जो है साइन, प्रेजेंट का साइन चेंज कर दें तो पास्ट में हो जाते हैं, और अगर मैं विल शैल ऐड कर दें तो फ्यूचर बन जाता है। तो ये वाली जो चीज़ है ये इम्पोर्टेंट है। इसी को ग्रामर कहते हैं, और ये हार्डली 1-2 दिन में ये कवर हो जाता है। को सही तरह कवर कराए तो 1-2 दिन की बात है, ना करे तो इसी पे 6 माह का कोर्स बन जाता है। अच्छा जी, तो आ, आगे चलते हैं जी। ही स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली, आली नोस मी। ये सारे S+1 के फिक्र भाई, ठीक है। इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रहा, डायरेक्ट पहली फॉर्म आ रही है, इसको मैं S+1 कहता हूँ। तो मैंने अभी बताया था प्रेजेंट की निशानी क्या है, इज, एम, आर, हैज़, हैव, S+1 कैन। तो इज आ जाए, एम आ जाए, आर आ जाए तो इसका मतलब प्रेजेंट है, हैज़ आ जाए, हैव आ जाए, इसका मतलब प्रेजेंट है, S+1 आ जाए जैसे कि यहाँ पे फिक्र हैं, यानी सब्जेक्ट के साथ पहली फॉर्म, ठीक है। इसको मैं पूरा सब्जेक्ट नहीं कि मैं कहना ही नहीं चाह रहा था, इसलिए मैंने एस लिख दिया। तो S+1 जो है ये भी प्रेजेंट की निशानी है, और अगर कैन आ जाए तो ये भी प्रेजेंट की निशानी है, यहाँ पे वो भी नहीं बताया जाता। उर्दू में निशानी है कि जिस फिक्रे में के आखिर में है, हैं, हूँ, हो, इन चारों में से कोई भी आ जाए तो वो प्रेजेंट होता है। अच्छा भाई, he speaks English fluently, Holly knows me, she makes false promises to you, she remains silent, it rains here, Abdullah dreams of getting rich overnight. I'm sorry, I'm not feeling well, मुझे मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ, और कोई सर्दी शायद लग गई है, मुझे ठंड लग रही थी, सो रहा था, तो उठ के मैंने रिकॉर्डिंग करनी शुरू कर दी। अच्छा जी, सारे सो रहे हैं, रात के तकरीबन 11:30-12 बजे का टाइम है, तो मैं जनाब उठ के वीडियो बना रहा हूँ, और मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने कहा चलिए ये शुरू कर देता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे जो है नॉट लगाने, क्योंकि नॉट रंग मैंने आपको बताया था, नॉट बगैर हेल्पिंग वर्ब के नहीं आता। तो S+1 में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, इसलिए हमें नॉट लगाना है, तो एक हेल्पिंग वर्ब ऐड करना पड़ेगा। वो हेल्पिंग वर्ब जो है, अगर तो प्रेजेंट है तो हम डू डस इनमें से एक ऐड करते हैं। डू और डस एक जैसे मीनिंग देते हैं, तो अगर एक हो तो उसके साथ डज लगाते हैं, ज़्यादा हो तो उनके साथ डू लगाते हैं। आई और यू, इसके साथ आपने डज नहीं लगाना। बाकी आई और यू के अलावा जितने सिंगुलर हैं उनके साथ डज आएगा, डज नॉट, डज नॉट, डज नॉट। सवालिया फिकना है, करना है तो डज को बाहर ले दें। तो ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, ये ठीक है। ही डज नॉट स्पीक्स, ये गलत है, क्योंकि ये एस जो है ये डू के साथ लग गया है। तो क्योंकि हमने वो लिखा था, स्पीक्स लिखा था, तो अब ये डू के साथ हमने डू नॉट लिखना था, तो यहाँ से स्पीक्स का एस हमने डू के साथ लगा कर डज बना दिया। तो ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश, ये ठीक है। शी डज नॉट फाइट, आगे मतलब ये है कि नेगेटिव फिक्र में स्पीक्स नहीं होता, सवालिया फिक्र में भी स्पीक्स नहीं होता, ये बात याद रखिए, स्पीक 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 ही होगा, क्योंकि डू डज उसकी जगह ले लेते हैं। ओके जी, शी डज नॉट फाइट विद एनीवन, अली डज नॉट नो मी। ये डज क्यों आ रहा है, क्योंकि अली और शी और ये सारे सिंगुलर हैं, एक हैं, वाहद हैं, और आई और यू नहीं है। अगर आई और यू होता फिर डू लगता, ठीक है। ये दो वाहद हैं, आई और यू। आई और यू के अलावा जितने सिंगुलर हैं उनके साथ एस डज ही लगता है। 3 जगह पे डायरेक्ट, जैसे हम स्पीक्स कहाँ लिखते हैं, डायरेक्ट, अगर ही स्पीक्स, ये देखें डायरेक्ट ही आ गया इसमें। तो इसमें तमाम
जो यहाँ पे सब्जेक्ट कहेंगे, काम करने वाले हैं, कोई भी काम करने वाला अगर एक है, सिंगुलर है, तो उसके अगर आप डायरेक्ट फॉर्म यूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ एस लगाएं, लेकिन ये काम करने वाला आई और यू नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जितने काम करने वाले हैं उनके साथ डायरेक्ट पहले फॉर्म लगाएंगे तो वो एस लगा के फिर यूज़ करेंगे। अगर नहीं करना तो डज। और तीसरी जगह ने हैज़ हैव का भी इसी तरह से ही है। अगर एक है, सिंगुलर है, ठीक है, कोई भी काम करने वाला अगर एक है, एक बंदा है और आई यू नहीं है तो हम उसके साथ हैज़, वरना हम हैव यूज़ करते हैं। ये भी 3 जगह पे ये फार्मूला इस्तेमाल होता है। अच्छा जी, she does not fight with anyone, Ali does not know me, he does not play cricket, it does not rain here। तो जी आगे फिर आगे जी, डू डस को बाहर निकालने तो ये फिक्र सवालिया हो जाएगा, एस काट देंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे क्योंकि वेस्ट डू के साथ लगा के डस बनाया हुआ है। डस ही स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, और डस ही थ्रेटन यू, डस अली नो यू, डस ही प्ले क्रिकेट। हमें, मैं साहिवाल में नहीं रहता हूँ, आई डू नॉट लिव इन साहिवाल। आई के साथ डू आया था, मैंने बताया था कि आई के, आई यू के अलावा बाकी तमाम सिंगुलर के साथ डज लगता है। Okay, we do not play. We do not play here. You do not help the poor. My teachers do not praise me. Naim and Nasir do not work in this factory. They do not argue with others over politics. आगे है भाई, ये क्या है? डू डू डज बाहर निकाला हुआ है और शायद नॉट ऐड किया हुआ है। हाँ, तो एक ही सेंटेंस जो सवालिया भी हो और नेगेटिव भी हो तो उसको कैसे लिखते हैं? तो डू यू नॉट ऐसे करके कर लेंगे। इसमें तो नॉट नहीं लिखा हुआ, पहले तो वैसे ही लिखे हुए सवाल ही हैं। सो डू यू नो मी, हाँ अगले वाले में, सेकंड वाले में, डू यू नॉट नो मी, इस तरह से। डू योर टीचर्स प्रेज यू, डू दे लर्न इंग्लिश, वे डू दे प्ले क्रिकेट। अब इसमें तो नॉट आ ही नहीं रहा। वाई डू यू टीज योर फ्रेंड, अब यू के साथ डू आया है मैंने, अब क्या क्योंकि इंग्लिश पहले होगी। डू नाइम एंड नासिर वर्क इन दिस फैक्ट्री, ये दो थे इसलिए डू लगाया, एक अगर नाइम ही होता तो फिर डज आना था। आगे है डू नाइम एंड नासिर नॉट वर्क इन दिस फैक्ट्री। आगे है भाई, वाई डू दे नॉट रिस्पेक्ट यू, इसमें दोनों में सवालिया भी है और सवालिया वन वर्ड क्वेश्चन भी है। वाई वाई डू दे नॉट रिस्पेक्ट यू। आगे भाई फिर ये जो है, हाँ कैमरा हिल गया। चलिए, ऊपर वाला लेसन बहुत बोरिंग था क्योंकि फार्में आई हुई थी, इसको भी मैं ऐड कर लेता हूँ। तो ओ अच्छा जी, आगे है फ्यूचर इंडेफिनिट। अच्छा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट था, पास्ट इंडेफिनिट तो आया ही नहीं मेरे ख्याल में, तो फ्यूचर इंडेफिनिट की तरफ चलेंगे। चलो जी, फ्यूचर मैंने आपको पहले बताया था ये आएगा उस तरफ, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट खाली। तो हर ग्रामर वाले की किताब तो अंग्रेज़ ने ऐसे लिख दी है तो ऐसे जो है इसको आगे कैरी किया जा रहा है। तो हालांकि अंग्रेज़ ने तो हमारे रास्ते में रुकावट पैदा की थी, तो हमें अब ये इस रुकावट को ख़त्म कर देना चाहिए, इसका हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। कोई सेंटेंस इंडेफिनिट होता है नहीं होता, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमें तो ये जानने की ज़रूरत ही नहीं होती, हमें तो ये पता होना चाहिए हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या कहना है, बस दैट्स ऑल। अच्छा जी, आई विल हेल्प यू, हम ये उर्दू लिखी हुई है इसको देख लें। पढ़नी है आपने इंग्लिश ही है, उर्दू नहीं पढ़नी। I will tell you everything. I will teach you. I will console you. And they will laugh. I will not help you. हम तो इसमें पहले ही हेल्पिंग वर्ब मौजूद है तो हमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी, नॉट विल के साथ नॉट लगा दिया। तो I will not help you. They will not refuse. Not को not. They will not refuse you. Ali will not sell his car. She will not teach you. I will not teach you. I will not scold the children. I will not admit defeat. आगे क्या भाई? Will you wait for me?
Um, will you not wait for me? Will you approve them? Will he come here again? Will you console him? Will Osman make a speech? Will you teach me? Will you play with me this evening? Will you contact him? Okay. When will you give me the books? When क्या क्योंकि इंग्लिश में पहले आती है आगे जी कंटिन्यूस जारी वाला इसको पढ़ देता हूँ ये भी क्या याद करेंगे अच्छा इसमें इंक फॉर्म इस्तेमाल हुई है इसमें 7 अल्फाज ऐसे हैं जो हमें बताते हैं कि आप इंक फॉर्म यूज़ करें क्योंकि अपने इज एम आर वाज वर बी बिन ये फार्मूला है एक है रहा वाले सेंटेंसेस में ये यूज़ होते हैं ठीक है ये आ रहा लेकिन वक्त का ना हो ये ना हो कि वो सुबह से कर रहा है वो सुबह से जा रहा है ये सिर्फ पाकिस्तान में फ़िक्रे होते हैं उर्दू में ही होते हैं अंग्रेज़ी में ये फ़िक्रा नहीं होता वो सुबह से जा रहा है अंग्रेज़ी में होगा वो सुबह से जाता रहा है तो उसकी इंग्लिश भी जो है हैज़ बिन हैव बिन करके करते हैं और साथ में फॉर्म लगाते हैं तो मैंने अभी आपको ये बताया था इज़ एम आर वाज वर बी बिन इज़ एम आर के साथ विंग फॉर्म आती है वाज वर के साथ भी आती है बी के साथ आपको ये पता नहीं होगा बी के साथ भी इंग फॉर्म आती है और बिन के साथ इंग फॉर्म आती है और जिन के साथ इंग फॉर्म आती है उनके साथ तीसरी फॉर्म भी आ सकती है अदरवाइज मैंने आपको बताया था ये ग्रुप ऑफ अब मैं इसके बगैर आगे चल ही नहीं पा रहा हूँ क्या करूँ अब बताना पड़ रहा है हमें कैसे पता चलता है कि हमने पहली फॉर्म लगानी है या तो अगर ता है ती है वाला का जो वहाँ फिक्र है आता हूँ जाता हूँ खाता हूँ इसमें तो हम डायरेक्ट पहली फॉर्म लगा देते हैं तो अगर नहीं आता है नहीं जाता है तो फिर डू नॉट डज नॉट करके पहली फॉर्म लगा देते हैं और अगर क्या वो आता है क्या वो जाता है कि इस तरह से वो फिक्र नहीं है और डू डज शुरू में लगा देते हैं और बाकी पहली फॉर्म लगा देते हैं तो अगर हैं क्या वो नहीं आता जाता है क्या वो नहीं करके जो बात होती है उसमें डू डज शुरू में आ जाता है और गो से पहले नॉट लगाएंगे ठीक है डज ही नॉट गो इस तरह से तो आगे फिक्रे इस तरह के आते तो कम ही हैं कोई आया तो फिर हम उसको देख लेंगे तो कैसे पता चलता है हमने पहली फॉर्म लगानी है 13 अल्फाज ऐसे हैं जो हमें गाइड करते हैं कि आप पहली फॉर्म लगाएं विल वुड शैल शुड कैन कुड मे माइट मस्ट टू डू डज डिड अगर आपने ये अल्फाज यूज कर लिए आप इनके साथ पहली फॉर्म लगाएंगे कोई और लगाई काटा क्रॉस सब कुछ गलत ठीक है कभी भी ये गलती ना कीजिएगा ठीक है अब आप देखें कोई भी नहीं करेगा ये रहा वाले फिक्रे हैं आ रहा हूँ जा रहा हूँ गा रहा हूँ इसमें जो इंक फॉर्म से पहले जो आप अल्फाज देखेंगे वो होगा इज एम आर वाज वर बी बिन अगर तो ये अल्फाज हुए तो आप इंक फॉर्म यूज़ कर लें ये अल्फाज नहीं है तो आप इंक फॉर्म यूज़ ना करें ठीक है अब ये जब भी देखेंगे आप इसको देखें यहाँ पे बैंक फॉर्म होगी और वो अगर काम कर रहा के मीनिंग दे रही है ठीक है क्योंकि इंक फॉर्म जो है दो तरह से इस्तेमाल होती है इसके पहले या तो हेल्पिंग वर्ब होता है या नहीं होता अगर इससे पहले हेल्पिंग वर्ब होना लाजमी है अगर नहीं है तो फिर हम उसको एक्शन वर्ड नहीं कहते वो वर्ब नहीं होता फिर वो नॉन बन जाते यानी राइटिंग लिखने का प्रोसेस और ये उस लिखने के प्रोसेस का नाम जो है उसको राइटिंग कहते हैं ईटिंग खाने का प्रोसेस अगर इससे पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं आया तो फिर इट बिकम्स नेम ऑफ प्रोसेस ठीक है और इस यही असूल तीसरी फॉर्म का भी है तीसरी फॉर्म से पहले अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं आया तो ये तीसरी फॉर्म जो है ये फिर एक्शन वर्ड नहीं रहता है ये फिर हालत को ज़ाहिर करता है आई हैव अ ब्रोकन पेन ब्रोकन से पहले ए आ गया है हमें देखें ठीक है या दी आ जाएगा इस तरह से तो अगर तो थर्ड फॉर्म से पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो फिर जनाब वाला ये एक हालत को ज़ाहिर कर रही होती है एडजेक्टिव बन जाती है अब कहेंगे एडजेक्टिव क्या होता है हालत को ज़ाहिर करने वाले अल्फाज अच्छा जी अब जो हैं अल्लाह भला करे आपका तो एक इम्पॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई है इंक फॉर्म से पहले इज एम आर होगा या वाजवर होगा या बी बिन होगा और ऐसे सेंटेंसेस जिनमें बी बिन आएगा वो ज़रा मुश्किल होंगे और क्योंकि बी बिन बीइंग आपको प्रेजेंट में भी मिलेगा बी बिन बीइंग तीन अल्फाज प्रेजेंट में भी मिलेंगे पास्ट में भी मिलेंगे फ्यूचर में भी मिलेंगे बाकी इज एम आर आपको प्रेजेंट में ही मिलेगा ये पास्ट में नहीं जाएगा फ्यूचर में भी नहीं जाएंगे
बार बार आपको पास्ट में मिलेंगे, प्रेजेंट में नहीं होंगे, फ्यूचर में नहीं होंगे। विल शैल आपको फ्यूचर में मिलेगा, प्रेजेंट में नहीं होगा, या पास्ट से इसका कोई ताल्लुक नहीं होगा। तो दो जो हैं, कोई वाक़या बयान करते हुए हम जो है प्रेजेंट और फ्यूचर को इकट्ठा कर लेते हैं, और पास्ट में हम विल की जगह वुड यूज़ कर लेते हैं, तो हम विल को पास्ट में नहीं यूज़ करते। चलें जी, ये बात हो गई। अब ये आ, मैंने उड़ता उड़ता ये आपको ये फार्मूले बता दिए हैं। 4 फार्मूले हैं ग्रामर से मुतल्लिक, और 3 फार्मूले हैं टेंस से मुतल्लिक। 7 पॉइंट ऐसे हैं, 7 गोल्डन प्रिंसिपल्स हैं जिनको आप वायोलेट नहीं कर सकते। आखिरी वाले 4 जो हैं उनको तो, जो ग्रामर से रिलेटेड, उनको तो बिल्कुल नहीं कर सकते। शुरू के 3 वाले भाई उनकी, जिसको हम शफलिंग कहते हैं, प्रेजेंट टू पास्ट, पास्ट टू प्रेजेंट, ये शफलिंग जो है ये कम से कम होनी चाहिए, और जब हो तो आपको पता लगना चाहिए कि यहाँ शफलिंग हो गई है और आपने नहीं करनी है। ठीक हो गया जी, चलिए आगे चलते हैं। तो इंग फॉर्म से पहले इज एम आर, ये चूँकि प्रेजेंट है, हर सेंटेंस है कि ख़त्म हो रहा है, तो इससे पहले उसने ऊपर लिखा भी है प्रेजेंट कंटिन्यूस, तो इससे पहले इज एम आर ज़रूर आएगा। ठीक है जी, और ये भी ध्यान में रखिएगा, ये इंग्लिश के 10 डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंस रिलेटिंग टू प्रेजेंट नहीं बताएगा, और ये उनको डिस्कस नहीं करेगा, और ये इंग्लिश सीखने में एक सबसे बड़ी रुकावट है। ये लोगों को यकीन दिलाते हैं, तमाम ग्रामर की बुक्स हैं, कि प्रेजेंट से रिलेटेड सेंटेंसेस वो 4 हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस। 6 को छोड़ देते हैं तो अंग्रेज़ी वीक रहती है, अंग्रेज़ी में आपका कभी भी कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं हो सकता। आप दूसरों से बेहतर जानते ही नहीं हैं तो फिर कैसे? ठीक है, आपको खुद नहीं याद रहता कि आप ठीक बोल रहे हैं कि नहीं। अच्छा जी, दे आर प्रेजिंग, आर आ गया। ठीक है, शी इज़ डेकोरेटिंग हर रूम, इसमें इज़ आ गया है। शी इज़ आर्ग्यूइंग विद जाहिद, we are looking for something, and they are congratulating you. I am also participating in the competition, right? They are not praising you. She is not decorating her room. Shahid is not arguing with Zahid. They are not congratulating you. It is not raining here. I am not participating in the competition. हाँ भाई, इज इंग फॉर्म जो है आप यूज़ नहीं कर सकते अगर इनसे पहले इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बिन, अगर ये ना हो आप इंग फॉर्म यूज़ नहीं कर सकते। और अगर करेंगे तो वो किसी काम को नहीं ज़ाहिर करेगी, किसी काम के नाम को ज़ाहिर करेगी, प्रोसेस के नाम को ज़ाहिर करेगी। तो भाई सवालिया बनाए में है ये, इज, एम, आर को बाहर निकाल लिया। आर दे प्रेजिंग यू, और इसमें सारे में देखें बी बिन छोड़ रहा, बी बिन बींग इनका इस्तेमाल नहीं हुआ हुआ। बी बिन बीइंग ही एक इंग्लिश ना सीखने की, या इंग्लिश को रास्ते में दरमियान में छोड़ देने की बड़ी वजह जो है, वो बी बिन बीइंग का इस्तेमाल जब आता है तो वहाँ पे बोरिंग हो जाता है। हम 2 महीने 4 महीने हम सीखते हैं, उसके बाद जब बी बिन बीइंग की तरफ जाते हैं तो हमें ये पता चलता है हो हमारा तो सारा सिस्टम ही गलत हो गया है। ठीक है, क्योंकि वो जो हम सीख चुकते हैं उसको ये बदल देता है। ठीक है, बी बिन बीइंग आपके सारे सिस्टम को जो आप सीख चुके हैं उसको बदल देता है, और फिर ये बोरिंग प्रोसेस हो जाता है। बी बिन बीइंग से बड़े बड़े घबराते हैं, और जो भी बंदा बी बिन बीइंग का ठीक इस्तेमाल करता हो, मैं खुद ही हाथ खड़े कर देता हूँ, मुझे पता चल जाता है ये स्टूडेंट नहीं है, ये टीचर है। और तमाम टीचर्स अच्छे वाले, दूसरों की बात नहीं कर रहा, वो बी बिन बीइंग का सही इस्तेमाल करते हैं। और अगर आप भी ठीक इस्तेमाल करें आपकी इंग्लिश ठीक है, बाकी जितने मर्जी फाल्ट हो, बी बिन बीइंग अगर आप ठीक इस्तेमाल कर रहे हैं आपकी इंग्लिश अच्छी है, आपको कोई हाथ नहीं लगाएगा। तो हार दे, और अभी आपके ध्यान में बात आती होगी बी बिन बीइंग को का सही इस्तेमाल के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, क्या कोई हमें चरखा पे काटना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, और ये कितने महीने का कोर्स होगा? नहीं भाई, कुछ नहीं है। और 29 सेंटेंसेज हैं, मुश्किल होंगे आपके लिए, लेकिन है तो 29, और उसमें थोड़े थोड़े अल्फाज हैं, ज़्यादा नहीं है। अगर आप इंग्लिश से उर्दू कर दें, उर्दू से इंग्लिश कर दें, तो आप बी बिन बीइंग सीख चुके। अगर होना नहीं है वैसे बड़ी हेल्प करनी पड़ती है। चलें, कोशिश कर लें आप अपने आप को, 29 सेंटेंस है इंग्लिश से उर्दू, उर्दू से इंग्लिश, जान मारें, या अगर कर लें फिर उनको याद रखें। मेरी गारंटी है आपको फिर ये कोई नहीं कहेगा कि आपको ग्रामर नहीं आती है, इंग्लिश नहीं आती।
उसके बाद हैं, चलें आगे चलते हैं। आर दे प्रेजिंग यू, इज शी डेकोरेटिंग यू। मुझे पता है इंक फॉर्म से पहले इज एम आर हैज़ है, इज एम आर वाज वर बी बिन, इनमें से एक ज़रूर आना है। तो यही वो अल्फाज हैं, हमें देखो मैंने ध्यान में रखे हुए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। तो इज it training, आर दे congratulating you, आर यू participating इन द competition। इसके बाद जब आपको पता चल गया है, फिर आप जैसे मर्जी इंग्लिश में है मुंह मोड़ मोड़ के बोलें, नो प्रॉब्लम। आर दे नॉट praising you, why is Shahid arguing with Zahid, why are you not telling me your address, is it not training, are you not participating in the competition। ये भैया ये भैया मेरी बस हो गई है, और ये 14 चैप्टर जो हैं इसको हम कल स्टार्ट करेंगे, अगली वीडियो में, कल से मुराद अगली वीडियो, ठीक है। अब मैं भाई आपसे इजाज़त चाहता हूँ, आई एम ऑल्सो नॉट फीलिंग वेल। अगर मेरा कहीं रात को आँख खुल गई तो मैं फिर एक वीडियो शायद और बना दूँ, तो तब तक आप मुझे इजाज़त दें। अगर आपने कोई मेरे साथ क्या कहेंगे इंट्रोडक्टरी क्लास में है, अगर अरेंज करनी है तो हम मुझे व्हाट्सएप करें, मैसेज लिखें, मेरा नंबर है 0301460416 ठीक है। तो मैं आपको रिप्लाई बैक करके या कॉल बैक करके मैं आपको जो इंट्रोडक्टरी क्लास है, हाफ एन आवर की या 1 आवर की क्लास होगी, तो वो मैं आप टाइम अरेंज कर लेंगे, उसके बाद यू कैन एंजॉय दैट। आप इनफरादी तौर पे भी उसको कर सकते हैं, अगर 4 5 10 स्टूडेंट हुए तो भी हम ज्वाइन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आंसर सेशन भी अरेंज हो सकता है आफ्टर दैट। तो बेसिकली जो कोर्स है 1 से 2 माह का होता है, और अगर आप इंटरेस्टेड हों तो यू कैन आस्क मी हाउ मच डू आई चार्ज, ओके। तो अभी भाई 10,000 है पर मंथ, ठीक है। और अगर आप सीख जाते हैं तो ये आपके लिए इट विल ओपन गेट्स फॉर यू, ओके। और ये एक ऐसा नॉलेज है जो कि आपको बुक से नहीं मिलेगा, और आपको उसको फॉलो करना ही है, जो मर्जी कर लें अगर आप इंग्लिश सीखना है। अभी मैंने आपको ये बात बताता हूँ, इज एम आर वाज वर बी बिन, इनके साथ आप हमेशा या तो इंक फॉर्म यूज़ करेंगे या थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। अब ये बात मैंने इनके साथ आप पहली फॉर्म कभी भी नहीं यूज़ करेंगे, दूसरी फॉर्म कभी भी नहीं यूज़ करेंगे और नहीं करनी। इज एम आर वाज वर बी बिन के साथ हमने पहली फॉर्म नहीं यूज़ करनी, और आपने दूसरी फॉर्म भी यूज़ नहीं करनी। दूसरी फॉर्म तो आती डायरेक्ट है, इनके साथ तो आ नहीं सकती। तो भाई अभी ये मैंने आपको एक बात बताई है, और इसमें क्योंकि इंक फॉर्म यूज़ हो रही है तो मेरे ज़हन में है इज एम आर वर्ब वर्ब बी। ओके, स्टे ब्लेस्ड once again for the introductory class. My WhatsApp number is 0301460416 and my name is Abdul Wahid। अब्दुल वहीद मेरा नाम है भाई। इंग्लिश पे मेरी रिसर्च है, इंडिपेंडेंट रिसर्च है, जिसकी कोई डिग्री नहीं है, कुछ नहीं है, बट प्रैक्टिकली हम यूजिंग, आई डोंट केयर फॉर डिग्री, मैंने कौन सी जॉब करनी है, ठीक है। अब डिग्री लेके तो हाँ हम दे 4,000 की नौकरी करें, ठीक है। गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हो, हम पे तो बड़ा फ्री में काम चलता है भाई, मुफ्त की तरह है। Then stay blessed. I'm sorry, I'm not criticizing anyone. Okay, the policies of the government are like that. Okay, stay blessed. Have a nice and wonderful evening, night, I should say. Sweet dreams. Have a great day ahead. Thank you very much for being with me. Okay, goodbye. Take care. Allah Hafiz.